आज हम बेसिक डिस्कशंस पहले तो कर लेते हैं ताकि अपने को पता रहे कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसके अंदर कहानी है। तो हमारे 4 पेपर हैं, वो तो क्लियर है ही, है ना। अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, ये दोनों आपके सब्जेक्टिव पेपर हो गए, ठीक है। तीसरा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा हो गया इकोनॉमिक्स, राइट। तो देखो जो अकाउंट्स हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, तो मैं इसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा। लॉ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फिर सर अपना खुद बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। तो देखो अकाउंट्स जो है वो तो आपका सब्जेक्टिव हो गया पूरा का पूरा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, टोटल आते हैं 6 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी और आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं बचे हुए 5 में से। तो यानी कि हर क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो आप सोच सकते हो कि कहाँ तक डेप्थ पहुँच जाएगी, है ना, एक क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन अकेला 20 नंबर का है। तो हालांकि कई बार चांस कम होता है कि वो अकेला 20 का है, उसको वो तोड़ देते हैं 10-10 या 12-8 या 15-5 ऐसा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये पूरा होता सब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स ऑल टुगेदर अलग हो गया। उसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और वो पेपर भी सिर्फ 2 घंटे का होता है, और उसमें हर क्वेश्चन की वेटेज फिक्स होती है 1 नंबर की। तो 100 क्वेश्चन है, 1 नंबर ईच, और उसमें गलत करने पर आपका 0.25 कट जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जब मार्किंग होती है, फॉर एग्जांपल टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। अब मान लो आपने, बताओ कितने सही करे, चलो मान लो 60 सही करे, और कितने छोड़े, 15 छोड़े, तो कितने गलत हो गए, 25 गलत हो गए। तो मार्किंग जो होगी वो ऐसे होगी, सही वालों का 1 नंबर मिल जाएगा, छोड़े वालों का 0 नंबर मिल जाएगा, गलत वालों का आपका -0.25 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 6.25 माइनस हो जाएगा। तो फिर आपके मार्क्स जो बनेंगे फाइनली 53.75। फिर वो उसको राउंड ऑफ करके 54 कर देंगे, चाहे वो अलग बात है ना। तो इसमें फिर मार्किंग ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, जो वो एक प्लानर मैंने भेजा था वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, रफली आपको बता देता हूँ। पहले अकाउंट्स का डिस्कस कर लेता हूँ। देखो अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर आपका सिलेबस जो है वो पता है कैसे डिवाइडेड है। चैप्टर 1 जो है वो है बेसिकली पूरा थ्योरी, जिसमें आप ऐसा समझ लो जो क्लास 11th में आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हो कि अकाउंटिंग क्या होता है, टर्म्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग के फ़ायदे नुकसान, ये सब चीज़ें रहता है पूरा चैप्टर 1 के अंदर। फिर जो चैप्टर 2 होता है, टोटल जो वो 6 क्वेश्चन आते हैं उसमें थ्योरी अगर मैं वेटेज वाइज वैसे निकालूँ, मतलब 120 नंबर बन गया टोटल, 6 क्वेश्चन इंटू 20। तो 120 नंबर में जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है पहला वाला, उसमें फिक्स है 12 नंबर के ट्रू फॉल्स आते हैं, वो फिक्स कर रखा है बस, मतलब 2 नंबर ईच। हाँ 12 नंबर का तो ट्रू फॉल्स होगा, वो कंफर्म्ड है, 6 ट्रू फॉल्स। हाँ बाकी जो आपके वेटेज बच गई, उसमें जितना मैंने देखा है पिछले 15 साल में, मैक्स टू मैक्स खींच तान के थ्योरी 5 से 8 नंबर की रहती है, डायरेक्ट थ्योरी, कि भाई ये पूछ लिया व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग या ये सब कुछ भी थ्योरी। हाँ तो बस इतनी थ्योरी रहती है, बाकी हार्डकोर प्रैक्टिकल या एप्लीकेशन बेस्ड वो रहता है ना। तो इसीलिए चैप्टर 1 जो है वो आपका इंट्रोडक्शन वाला थ्योरी का बहुत छोटा चैप्टर है, इसकी वेटेज भी इसलिए एग्जाम में बहुत कम होती है। चैप्टर 1 की ऐसे कुछ खास वेटेज नहीं होती। चैप्टर 2 जो होता है वो पूरी आपको क्लास 11th की याद दिलवाता है। चैप्टर 2 के अंदर जो है बेसिकली पता है क्या पढ़ते हैं हम, सबसे पहले पढ़ते हैं हम जर्नल, जिसमें मतलब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वगैरह हो जाता है, लेजर, कैश बुक, अदर बुक, ट्रायल बैलेंस, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
ये पूरा आपका क्लास 11th का सिलेबस है ना। तो ये तो मतलब पूरा डिट्टो इंच बाय इंच पूरा का पूरा क्लास 11th का पूरा चैप्टर 2 के अंदर ये अलग अलग यूनिट्स बना रखे हैं। टोटल इसमें 6 यूनिट्स हैं। नहीं वो नहीं है, BRS जो है वो अलग से हमारे CA फाउंडेशन के अंदर चैप्टर 3 है, BRS। ठीक है, तो मैंने जो प्लानर बनाकर भेज रखा था ना उसमें आपको, तो उसमें लगभग ऐसा है कि शुरू के जो हमारे 6 वीक्स आपको दे रखे हैं, बल्कि 7 वीक्स ऑलमोस्ट अगस्त तक का हमारा वैसे ये टारगेट है कि ये आप कर सकते हो टेक्निकली। हाँ नहीं, उसमें भी हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप कितना कंफर्टेबल हो क्लास 11th के चैप्टरों में। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से ऐसी बोल रहा हूँ लेजर, हाँ मैं यही बोल रहा था, देखो लेजर जो है, लेजर आधे घंटे में हो जाएगा, ये तो कोई चैप्टर ही मत काउंट करो, ठीक है। कैश बुक को चैप्टर काउंट मत करो, अदर बुक को चैप्टर काउंट मत करो, ट्रायल बैलेंस को चैप्टर काउंट मत करो। ये तो आप आज घर जाके टोटल भी 2 घंटे दोगे तो आपका ये चारों वैसे भी हो जाएगा, जस्ट देखना है, ठीक है। जर्नल और रूल्स चलो ठीक है, एक बार को थोड़ा सा 3-4 घंटे ले सकते हैं, इन केस को ये जर्नल सारे याद नहीं रहते हैं, है ना, हम भूल जाते हैं कभी कभी, है ना, बैड डेट्स हो गया या बैड डेट रिकवर्ड हो गया या फिर कभी कभी कुछ क्लिक नहीं करता इन केस। बाकी हाँ टेक्निकली BRS और रेक्टिफिकेशन, क्योंकि 11th में थोड़े बड़े चैप्टर्स थे तो इसमें आपको टाइम लगेगा, तो स्टिल आप मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर इतना भी कर लेते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। लेकिन मैं देखो कोर्स का स्ट्रक्चर बताता हूँ फिर कैसे कैसे चल रहा है। उसके बाद जो चैप्टर 4 होता है वो भी छोड़ रहा हूँ। चैप्टर 5 होता है आपका डेप्रीसिएशन, तो ये अगेन आपका क्लास 11th का चैप्टर आ जाएगा, लेकिन वैसे लेंथी है क्योंकि डेप्रीसिएशन में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, है ना, और इसमें आपको टाइम भी लगता है सॉल्व करने में। तो डेप्रीसिएशन ये आपका क्लास 11th का चैप्टर रहेगा। चैप्टर 6 अभी छोड़ रहा हूँ। चैप्टर 7 जो होता है इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल, या शॉर्ट में लिख देता हूँ फाइनल अकाउंट्स। तो आपने वो पढ़ा था ना क्लास 11th का जो सबसे बड़ा चैप्टर था, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट प्रिपरेशन, है ना, जो लास्ट चैप्टर था, सेम चैप्टर है, इसका भी नाम वही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो जो फर्स्ट पोर्शन होता है फाइनल अकाउंट्स का वो आपका होता है ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट का। तो जैसे मैं अगर इन चैप्टर्स का बताऊं आपको, तो इन चैप्टर्स के अंदर जैसे डेप्रीसिएशन के लिए मैंने 2 वीक दिए हैं, ठीक है, और जो आपका ये चैप्टर 7 है, ठीक है, इसके अंदर 3 वीक्स दिए हैं प्लानर के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी आप अपने कंफर्ट में कर सकते हो। जैसे लेट से डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन मतलब याद है तो फिर आप 2 हफ्ते बहुत जल्दी कर लोगे आप, अगर याद है तो, है ना। नहीं, अब तो आपके लिए देखो कितनी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर सबसे बड़ा वरदान क्या है आपके पास, हाँ, आपके हर पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, सबसे बड़ा वरदान और हथियार। 12th में नहीं है लेकिन, तो अब मतलब आपको वो टेंशन नहीं लेनी कि कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, बस कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, अब पता चला डेप्रीसिएशन कैलकुलेट ही गलत कर रहे हो तो फिर गड़बड़ होगी, बट इसके लिए 2 हफ्ते का टाइम रखा है। और जो फाइनल अकाउंट्स है क्योंकि वो लेंदी रहता है तो उसके लिए 3 हफ्ते का टाइम है ना। अच्छा, और आगे सिलेबस में लेकर चलता हूँ। चैप्टर 8 अभी छोड़ रहा हूँ। चैप्टर 9 जो है 11th में लास्ट चैप्टर था बुक का, सिंगल एंट्री सिस्टम, जो बहुत से स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वैसे बता देता हूँ। इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर भी हमें फाइनल अकाउंट्स ही बनाने होते हैं। हाँ, फाइनल अकाउंट जो ऊपर वाला है वो तो सेम होता है, हाँ थोड़ा इजी होता है, उससे इजी होता है। तो वैसे मतलब चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, बट आप इसको मान लो ये भी नया चैप्टर है तो इसको अभी स्किप करता हूँ। अब जो सबसे आपके लिए स्कोरिंग और वरदान है ना वो बताता हूँ, वो यहाँ से शुरू होते हैं 2 चैप्टर। चैप्टर जो 10 है आपका, उसमें टोटल हैं आपके 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। एक है
ये पूरा चैप्टर 10 है पार्टनरशिप का और इसकी वेटेज है सीए फाउंडेशन के अंदर लगभग 25 मार्क्स। तो अब देखो आपके लिए सबसे बड़ा कॉम्प्रीहेंड क्या करती है चीज़। हाँ, एक तो 1/4 वेटेज हो गई, 1/4 नहीं, हम 120 में से बना रहे हैं ना, 120 मार्क्स का आएगा ना, फिर भी 1/5 ले लो चलो। आप क्लास 12th में जो आपकी फर्स्ट बुक है ना, पार्टनरशिप वाली, तो फंडामेंटल, उसके बाद क्या है चैप्टर गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसके बाद क्या है एडमिशन, उसके बाद क्या है रिटायरमेंट, उसके बाद क्या है डेथ, और फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो जो आपका ये पूरा चैप्टर 10 है बेसिकली सीए फाउंडेशन का, वो आपकी क्लास 12th की पूरा फर्स्ट बुक है एक तरह से। मतलब टेक्निकली पूरी फर्स्ट बुक जो है पार्टनरशिप की जो आप पढ़ते हो वो आपकी चैप्टर 10 है ये वाली। तो इसको मैंने इसलिए प्लानर में अभी वाले में नहीं डाला क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप पढ़ ही रहे हो, तो इसको अभी दोबारा से सीए के लिए पढ़ने के लिए कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये तो जब आप 12th के बोर्ड्स के बाद भी देखोगे तो आप कर पाओगे बड़ी आसानी से, राइट। बट चैप्टर 10 के लिए भी मैंने इसमें वैसे टोटल 4 वीक्स रखे हैं टोटल इन ऑल, ठीक है, मतलब 1 महीना। और फिर जो आपका चैप्टर 10 है, चैप्टर 11, इसकी वेटेज भी लगभग आपके सीए फाउंडेशन के अंदर है 20 मार्क्स की, मतलब वही 20 to 25 मान लो आप। इसमें पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर तो आपके क्लास 12th की बुक 2 है। तो 12th की आपकी बुक 2 जो है वो कौन सी होती है, जिसमें आप शेयर्स इशू करते हो और डिबेंचर्स इशू करते हो। पहला चैप्टर तो थ्योरी है, इंट्रोडक्शन की, कंपनीज क्या होती हैं, वो आप बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ लेते हो वैसे तो। लेकिन इसमें ना आपके 3 यूनिट्स और होते हैं, वो नए हैं, वो नहीं आप 12th में पढ़ते, तो वो आपके लिए नए यूनिट्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो चैप्टर 11 के लिए भी वैसे मैंने पूरे 4 हफ्ते का टाइम दे रखा है, लेकिन ठीक है चलो वो तो मोर देन सफिशिएंट है। तो अब देखो जो आपको नया पोर्शन बचता है वो सिर्फ बचता है, मतलब अगर हम वैसे बात करें कि जिस पे आपको अलग से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, एक चैप्टर 4, एक चैप्टर 6, एक चैप्टर 8। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आप बिल्कुल भी मतलब कभी नहीं पढ़ते, ना 11th में पढ़ते ना 12th में पढ़ते। सेकंड पार्ट का नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बेसिकली, उसमें भी क्योंकि हमें फाइनल अकाउंट ही बनाने होते हैं तो उसमें भी बनता तो सेम ही है, लेकिन मतलब उसमें 5% एक नई चीज़ बस इन्वॉल्व होती है, वो बहुत छोटी है, मतलब इमैटीरियल, तो मैंने इसलिए वो सेकंड को अलग लिखा। तो देखो अब जो इन नए चैप्टरों में से मेरा सजेशन है वो आप चैप्टर 6 कर सकते हो अभी मतलब जब भी आपको टाइम मिले अगले 2 महीने के अंदर आराम से, जब तक प्री बोर्ड का बहुत प्रेशर नहीं आ रहा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुन रखा है चैप्टर? हाँ 11th में ये कटवा दिया था क्योंकि 11th के सिलेबस में, बल्कि पहले होता था, सोचो अच्छा था, फिर कट गया। हाँ तो ये चैप्टर क्योंकि 11th में था ना, तो ये बहुत ईजी चैप्टर है और इसकी वेटेज मतलब सीए के अंदर 10 नंबर तक भी आ जाती है। मतलब मैं आपको दिखाऊँ एक बार, तो ये देखो, ये सीए वाले बच्चों को जब मैं अकाउंटिंग लिखवाई थी तो इसमें सिर्फ हमारा काम क्या होता है, सिर्फ पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री, मतलब इसमें आपको कोई लेजर नहीं बनाना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको सिर्फ पूरे चैप्टर में सिर्फ क्या करना है, जर्नल एंट्री। मतलब अगर आप टोटल अकाउंटिंग देखोगे लेंथ वाइज तो लगभग आपके रजिस्टर के हिसाब से मैक्सिमम 3 पेज तक की बस होगी, इतनी अकाउंटिंग है बस पूरे 6 चैप्टर में। अगर मैं कहूँ कि पूरा 6 चैप्टर सीए फाउंडेशन का जो है उसमें अकाउंटिंग कितनी है, बस इतनी, तो ये सबसे इजी चैप्टर है। तो ये इसके लिए भी मैंने आपको वैसे चैप्टर 6 के लिए लगभग हमने 2 वीक्स का टाइम रखा है, सितंबर की स्टार्टिंग तक, मतलब 15 सितंबर तक, है ना। ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 6, इसको आप कोई भी 2 वीक्स में ज़रूर कर लो, कभी भी टाइम मिले। लेट से भी कल संडे है ना, कल भी कर सकते हो, थोड़ा सा आराम से, इजी है मतलब, है ना। और देखो अब जो चैप्टर 4 है वो पूरी तरह से नया है, उसका नाम लिख देता हूँ जस्ट नॉलेज के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेंट्रीज। ये चैप्टर नया है, तो ये मैंने अभी
आपको इसके लिए वैसे 2 हफ्ते लिख रखे हैं, अगर टाइम मिले तो आप इसको अगर कवर करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये नया चैप्टर है तो ये तब करो जब आपको लगे कि टाइम ज़्यादा है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दो, चैप्टर 6 को, ठीक है। ये सबसे इजी है और नया चैप्टर अभी कवर हो जाएगा। चैप्टर 8 जो है इसको आप अभी मत करना, ठीक है। चैप्टर 8 एक तो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है और ये नया भी है, तो वैसे इसके लिए टोटल मैंने 3 हफ्ते का टाइम रखा है, 3 वीक्स का, है ना। इसका नाम है, शायद आपने सुना हो, NPO, नहीं सुना होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वैसे सुना होगा लेकिन वैसे अकाउंटिंग में नहीं सुना होगा ना। तो ये न्यू चैप्टर है ना। उसका मैंने ना वो भी निकाल रखा है, मैं दिखाता हूँ, मैं उसको आवर्स में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। जैसे लेट से चैप्टर 6 है ना, चैप्टर 6 जो है ना, इससे ही शुरू करता हूँ। देखो जो चैप्टर 6 है इस, हाँ जो आवर्स वाला है ना, जिसमें लिख रखा है इन डेप्थ आवर्स, है ना। तो इन डेप्थ आवर्स जो देखोगे तो तुम वो 12 घंटे हैं टोटल इस चैप्टर के। 14 है नहीं, चैप्टर 6 के। ईगो वाला तो नहीं खोल लिया मैंने, 12 दिखा रहा है मेरे में तो 12 या 14 कुछ भी ले लो, वैसे 12 मेरे में तो दिखा रहा है चैप्टर 6 अकाउंट्स वाले में, है ना। तो 12 घंटे का मतलब है, मैंने उसमें लिख तो रखा है 4 डेज, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, अब 12 घंटे वैसे है कि मतलब ये तो इन डेप्थ लेक्चर्स की ड्यूरेशन हो गई टोटल, है ना। तो अगर आप उसको ब्रेक भी करते हो, 2 हफ्ते का टाइम भी है, तो मतलब 1 हफ्ते में भी कर सकते हो। अगर मान लो लेट से 2 घंटे भी दे रहे हो आप, ठीक है, एक सिटिंग में अगर 2 घंटा पढ़ा तो आपको 6 दिन लगेंगे, है ना। बस तो इतना करके रखना है आपको। हाँ अभी इन डेप्थ वाली देखो, हाँ अभी इन डेप्थ वाली देखो। वो सेल्फ प्रैक्टिस का तो ये है कि जब बाद में यार रिवीजन आवर्स एंड के, कि जब रिवीजन करना होगा ना, रिवीजन तो बोर्ड्स के बाद वाला है, वो तो बाद में ही देखो, है ना। और सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो भी मतलब अगर आपको लगता है कि कोई चैप्टर मैंने पढ़ लिया, अब मैं उसको अपने आप दोबारा करना है तो कितना टाइम लगाना है। तो लेट से जैसे चैप्टर 6 है तो सेल्फ प्रैक्टिस में इसमें 3 ही घंटे हैं बस, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है ना। इसी तरह जो आपका चैप्टर 10 है या चैप्टर 11 है ना, उसमें 4-4 हफ्ते का टाइम दे रखा है, लेकिन उनकी वेटेज ज़्यादा है। वो चैप्टर्स आप कभी भी करो, लेकिन उसको कोशिश करो कि बाद में रखो, क्योंकि वो दोनों चैप्टर्स आप अपने क्लास 12th में पढ़ते ही हो, पूरे के पूरे पढ़ते हो, मतलब इतना पोर्शन तो पढ़ते ही हो ना ऑलमोस्ट। अगर मैं वेटेज वाइज भी बताऊं तो आपकी लगभग मान लो 35 मार्क्स की वेटेज एग्जैक्ट क्लास 12th वाली हो जाएगी, 35 मार्क्स की, है ना। तो इस पोर्शन को तो आप 12th के बाद ही रिवाइज करने के लिए पढ़ो, तभी पढ़ो तो आराम से आपका तब कंप्लीट हो जाएगा। बाकी ये जो 10 मार्क्स की वेटेज वाला नया चैप्टर, 3 नए चैप्टर्स हैं, इसमें 4th बहुत छोटा है, तो 4th तो पूरा चैप्टर ही 2 घंटे का है। इसका तो नाम है बोनस शेयर्स, तो बहुत छोटा चैप्टर है ये, 2 घंटे का। बाकी ये दोनों थोड़े थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जिसमें मतलब मुझे तो याद है, इसमें नहीं लिखा होगा प्लानर के अंदर, अगर मैं वैसे बताऊं तो इसमें लगभग आपके 8 घंटे मैक्सिमम के चैप्टर्स हैं, क्योंकि दोनों में 3-3 लेक्चर्स हैं मेरे, मुझे याद है। तो 8 घंटे भी मैं अपर लिमिट बता रहा हूँ, है ना। तो देखो मतलब अब आपको अगर मैं कट आउट शॉर्ट करके बताऊँ इन नटशेल, देखो चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हैं आपके 11th वाले, ठीक है। तो इनको वैसे हमें लॉजिकली मतलब अगस्त तक करना है, ठीक है। तो इसमें से किसी भी दिन जब भी आपको टाइम मिले, आप सिर्फ 2 चैप्टर्स कर लो, रेक्टिफिकेशन और BRS। अगर इतना कर लिया मान लो आपने, तो इन चैप्टरों की भी वेटेज मिलाकर लगभग हो जाती है 15 से 20 नंबर, 15 मार्क्स के अराउंड हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 4th मत करना, 5th भी पहले मत करना, फिर एक नया चैप्टर कर लो 6th बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये सबसे इजी लगेगा आपको, ठीक है। 6th चैप्टर हो गया। उसके बाद आप 6th के बाद 5th चैप्टर कर सकते हो,
यानी कि जो आपने क्लास 11th में पढ़ा, ठीक है। फिर 7th चैप्टर कर सकते हो जो आपने क्लास 11th में पढ़ा, ठीक है। 8th अभी टच मत करना, 8th बोर्ड्स के बाद के लिए छोड़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है, लेंथी है, ठीक है। फिर आप चैप्टर 9 देख सकते हो। अगर आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ लो तो हाँ, इसका ऑर्डर याद रखना, 9 चैप्टर पहले मत उठाना, 9 चैप्टर 7 के बाद ही करना अगर करते हो तो, क्योंकि 9 के अंदर 7 की एप्लीकेशन होती है। तो अगर पहले 7 कर लिया फाइनल अकाउंट तब फिर 9 देखना, नहीं तो 9 भी ड्रॉप कर सकते हो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। 9 के लेक्चर्स भी बहुत कम है। और 10 और 11 तो आप कब करना, बोर्ड्स के बाद, या मान लो आपको लगता है फॉर एग्जांपल प्री बोर्ड्स ख़त्म हो गए उसके बाद भी कर सकते हो, मतलब जब आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाए 12th का उसके बाद कर सकते हो, कभी भी टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये पूरा आपका 12th वाला रिवीजन हो जाएगा उल्टा। और नहीं, अब वही बता रहा हूँ, देखो डिबेंचर तो 12 से ईजी है, शेयर्स 12 से ईजी है, तो ये दोनों तो आपको हंसी आएगी अगर इनका क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा तो आप कहोगे ये तो 12 से ईजी है ना, अभी लेकिन वो भी नहीं आता। जो नया पोर्शन है ना वो सिर्फ डिसोल्यूशन के अंदर है 5%। एक मेथड होता है जो हम 12th में नहीं पढ़ते, उस मेथड को बोलते हैं गार्नर वर्सेस मरे। एक मतलब लॉ का एक केस हुआ था गार्नर वर्सेस मरे, वो हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, वो नया पोर्शन है, बट वो इतना नया है कि वो आप 15 मिनट में समझ जाते हो, इतना सा टॉपिक है, मतलब टॉपिक है बेसिकली। बाकी रिटायरमेंट पूरी तरह सेम, डेथ पूरी तरह सेम। इसमें भी एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं JLP, वो हम 12th में नहीं पढ़ते, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, है ना। JLP 12th में नहीं है हमारे सिलेबस में, है ना। तो JLP जो कॉन्सेप्ट है वो भी बेसिकली आप ऐसा एक टॉपिक है छोटा सा जो आप 15 मिनट में समझ लो। बाकी एडमिशन तो पूरा 100% सेम है, और इनफैक्ट एडमिशन में तो आपको पता है जो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं सारे तीनों के सेम है, एग्जैक्ट 100% पूरा सेम। तो एडमिशन के तो आप सीधा क्वेश्चन भी अगर करोगे या गुडविल भी पूरा सेम है, चेंज इन PSR और फंडामेंटल पूरा सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं, 100% सेम। तो मतलब ये पोर्शन आप 12th की तैयारी जब कर लेते हो ना उसके बाद के लिए भी रखोगे तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे, है ना। तो ये दोनों चैप्टर अपना तब के लिए ही छोड़ दो, बेस्ट रहेगा। तो मतलब फाइनल कंक्लूजन जो है वो यहाँ लिख देता हूँ सो दैट आपको पता रहे। BRS और रेक्टिफिकेशन, ये मतलब आपका हो गया 11th वाला। उसके बाद न्यू वाले में आपको करना है बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, चैप्टर 6। उसके बाद आपके पास चॉइस है, अगर आप चैप्टर 5 डेप्रिसिएशन करना चाहते हो तो वो एक ऑप्शन है, और अगर आप चैप्टर 7 फाइनल अकाउंट्स करना चाहते हो तो एक ऑप्शन है, क्योंकि दोनों ही आपने 11th में पढ़े थे, तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका मन कर रहा है दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सा करना है आपको, यहाँ तक करने के बाद 10 करना नहीं है, 11 भी छोड़ देना, वो बाद में करना है। 9, हाँ 9, क्योंकि आप 7 अगर कर चुके तो उसके बाद 9 करना है। 8th करना नहीं है, 8th को तो बाद में ही करेंगे क्योंकि 12th के बीच में ना ही करो तो अच्छा है, और 4th को भी बाद में करेंगे, तो 4 और 8 हमारी पिक्चर से बाहर रहेंगे बस। तो 4 और 8 को छोड़ के आप कर सकते हो इस ऑर्डर में, और 10 और 9 हमें 10 और 11 अभी करने नहीं है, वो करेंगे आफ्टर बोर्ड्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब इकोनॉमिक्स का तो बहुत ही सिंपल है, उसमें तो मैं आपको क्या बताऊं। इकोनॉमिक्स के अंदर देखो जो आपका सिलेबस है, पहले उसका ब्रेकडाउन दिखा देता हूँ, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी अच्छे से। उसका मैं प्लानर भी खोल लेता हूँ एक बार। इकोनॉमिक्स का प्लानर बहुत सिंपल है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। इकोनॉमिक्स में जो पहले 4 चैप्टर्स हैं आपके, चैप्टर 1, 2, 3, 4, वो मैंने इसी ऑर्डर में दिए हैं। पता है क्यों? उसका रीज़न क्या है? चैप्टर 1 तो चलो ठीक है, इंट्रोडक्शन है तो बहुत ही छोटा है, इसको तो आप काउंट ही मत करो। इसमें तो आप वो सब पढ़ोगे, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं, है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये वाला, ठीक है। तो वो तो बहुत ही छोटा है। चैप्टर 2 के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डिमांड
और एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और एक और होता है, 3 होती हैं, तीसरा होता है सप्लाई। तो अगर क्लास 11th में आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई तो वो उसी ऑर्डर में है, डिमांड, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या सप्लाई, मतलब वो 3 चैप्टर ये हैं। फिर चैप्टर 3 के अंदर सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, प्रोडक्शन और कॉस्ट, प्रोडक्शन और कॉस्ट, ठीक है। और चैप्टर 4 के अंदर है आपका रेवेन्यू और मार्केट्स, फॉर्म ऑफ मार्केट्स, नहीं सारे हैं, तो वही मैं आ रहा था। 11th में बस आपने मार्केट क्योंकि परफेक्ट पढ़ा होगा शायद, लेकिन यहाँ पर हमें 4 तरह के पढ़ने होते हैं। तो मतलब अगर मैं इस पूरे, और इसकी वेटेज आपको पता है आपके इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में लगभग मिलाकर 35 मार्क्स की है, 35 to 40, वेरी भी करती है क्योंकि। तो ये जो शुरू के 4 चैप्टर हैं ये आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। वैसे तो इसका टारगेट सितंबर तक का ही है ना, लेकिन इसमें आप अपने हिसाब से मान लो आपको लगता है कि मतलब जो भी आपको लगता है कि ये वाला थोड़ा कम आता है तो उससे स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें लिंक भी नहीं है। लेट से आपको कॉस्ट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा लिंक नहीं है। प्रोडक्शन पढ़ना है, प्रोडक्शन पढ़ सकते हो, या सीधा मार्केट ही पढ़ना है तो मार्केट पढ़ लो, कोई लिंक नहीं है, उसका कोई लेना देना एज सच नहीं है, बहुत ही मिनिमल सा लेना देना है। तो ये तो पूरा आपका क्लास वो हो गया 11th का माइक्रो, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 5 है ये एक नया चैप्टर है, लेकिन ये अगेन ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसका एक ही लेक्चर है, ठीक है। तो ये तो कभी भी आप कर सकते हो, तो ये चैप्टर एक तरह से बोनस चैप्टर है, तो इसको आप अपनी छुट्टी में कभी भी इसको करके रख लो, तो ये ज़रूर कर लो क्योंकि एक ही लेक्चर है इसका, तो और वो भी 1.5 घंटे का है मैक्स। तो 1.5 घंटे में सोचो इन डेप्थ लेक्चर ख़त्म 1.5 घंटे में ही हो रहा है, तो रिवीजन तो आप आधे घंटे में ही कर सकते हो। तो ये तो एक ही लेक्चर का सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसके लिए तो रखा भी मैंने, मतलब इन्हीं के अंदर मिक्स है, इसके लिए हफ्ता लिखा ही नहीं, वो उन्हीं के अंदर मिक्स हो गया था। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम तो होता है बिजनेस साइकिल। ये आपने वैसे पढ़ा नहीं, न्यू चैप्टर है। इसमें बस ये सिखाते हैं कि हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है। बढ़ने को एक्सपेंशन कहते हैं, घटने को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सबसे नीचे वाले को ट्रॉ कहते हैं, सबसे ऊपर वाले को पीक कहते हैं। बस ख़त्म चैप्टर ये, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 6 है, लेकिन वो है आपका जो आप पढ़ते हो 12th के हिसाब से नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कीन्स की थ्योरी, कीन्स थ्योरी, जेएम कीन्स जो ऑथर है ना, कीनीजियन थ्योरी जिसका नाम है। यानी कि आप ऐसे समझ लो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो 12th का पोर्शन है वो, लेकिन इसमें कुछ नयापन भी है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, चैप्टर 6 में जो पहला पोर्शन है नेशनल इनकम, वो पूरा सेम है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। जो नया वाला है वो एक ही छोटा सा टॉपिक है, वो आप कवर कर लेते हो, और वो CUET में भी आता है, तो वो वैसे भी पढ़ना है ना। और इसी तरह डिटर्मिनेशन में भी वही पूरा 12th वाला सेम होता है, थोड़ा सा नया टॉपिक है, वो भी मतलब बस एक नया टॉपिक है, तो आप पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सेम NNPFC। और सोचो इसमें तो 1 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे, मतलब कन्वर्जन करवा लेते हैं, सिंपल। ग्रॉस दे दिया तो नेट निकलवाएगा, नेट दे दिया तो ग्रॉस निकला, बहुत ईजी है। उसके बाद जो चैप्टर 7 है आपका, वो नया चैप्टर है बेसिकली, और बड़ा चैप्टर है, उसका नाम है फिस्कल पॉलिसी। चैप्टर 8 है मनी मार्केट, ये भी एक नया चैप्टर है। अब इसके अभी बताता हूँ, चलो चैप्टर 9 भी लिख दूँ पहले। और चैप्टर 9 तो पूरी तरह से ही नया है, इसका तो नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। नहीं, 12th में जो आप पढ़ते हो ना फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, में अभी उस पर ही आ रहा था। अब देखो 12th में आप एक चैप्टर पढ़ते हो गवर्नमेंट बजट, और ऐसे ही आप 12th में पढ़ते हो RBI या मनी बैंकिंग, उसमें RBI के फंक्शंस है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो कुछ पोर्शन बस आपको नज़र आएगा। मैं अब इसको वो नहीं कहूँगा कि आपका 12th का बहुत काम आएगा वहाँ, उल्टा है। यहाँ पे चैप्टर बहुत बड़ा है, नया है, उसके अंदर थोड़ा सा 12th है। ऊपर वाला में तो क्या कि पूरा 12th है, थोड़ा सा नया, इसमें ऐसा नहीं है। तो ये थोड़े बड़े चैप्टर न्यू ही मान के चलो आप है। हाँ, कुछ जगह पे चलो बजट आ जाएगा, गवर्नमेंट बजट आ गया, कुछ जगह पर RBI के फंक्शंस आ गए, इस तरह से दे रखा होगा। और चैप्टर 9 जो है वो पूरी तरह से नया है। तो मतलब
इसको आप टारगेट में रखो कि कभी भी आपको मन करे। वैसे मैंने इसके लिए ना चैप्टर 9 के लिए पूरे 3 हफ्ते का टाइम दे रखा है प्लानर में, तो ये आप कभी भी कर सकते हो। वैसे तो इसमें दिसंबर तक का टाइम लिखा है, कोई भी आपको टाइम मिले, लेकिन क्योंकि ये नया चैप्टर है तो ये आप एक करके रख सकते हो अभी बिफोर 12th, क्योंकि इसकी वेटेज भी अच्छी है। ये पूरा चैप्टर मिलाकर 8 से 10 नंबर का आता है अकेला, है ना। चैप्टर 6 तो बोर्ड्स के बाद ही करना, उसको तो अभी टच ही मत करो, उसको तो पहले पिक्चर से बाहर कर दो, क्योंकि वो नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन का है, वो तो सीधा बोर्ड्स के बाद करना। उससे एक तो फ़ायदा क्या होगा कि बोर्ड्स के बाद CUET के लिए भी इनकेस पढ़ोगे तो भी पढ़ना ही है, तो भी उसमें ये आता ही है। तो इसको तो बोर्ड्स के बाद के लिए पहले ही लॉक कर दो कि चैप्टर 6 तो अभी टच ही नहीं करना, है ना। हालांकि इसके लिए भी 3 हफ्ते का टाइम लिख रखा है, बट कोई नहीं, वो सेव करके आप दूसरी जगह लगा लेना, है ना। और उसके बाद एक चैप्टर आप कर सकते हो, बहुत ईजी है, वो होता है चैप्टर 10। चैप्टर 10 अकेला चैप्टर है, इसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। अब क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी आप 12th में पढ़ ही रहे हो या पढ़ते हो या पढ़ लोगे, तो ये आपका एक पूरी बुक नहीं आपके 12th के हिसाब से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 प्लस थोड़ा सा नया, बहुत छोटा सा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो चैप्टर 1, 2, 3 12th के हिसाब से और थोड़ा सा नया, जैसे नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव, हालांकि वो भी 12th में भी है, लेकिन थोड़ा सा और एलैबोरेटिव तरीके से, या कुछ बातें कि क्या है क्या नहीं, ये तो इसको भी मतलब सिंपल है, इसको भी लॉक रख दो, इसको भी बोर्ड्स के बाद ही करो, कोई करने की अभी ज़रूरत है ही नहीं। वैसे भी देखो थ्योरी है, पढ़ भी लो तब भी टाइम वेस्ट, ना पढ़ो तब भी सेम, भूलना तो है ही, तो इसको आप बोर्ड्स के बाद ही पढ़ो। और क्या, फुल थ्योरी है ना, ये वाला चैप्टर ही पूरा थ्योरी है। मैं इंटरेस्टिंग चैप्टर दे रहा हूँ ना, इसलिए आपको मैं दूंगा ही नहीं इंडियन इको। हालांकि इंडियन इको के लिए भी मैंने जनवरी के 4 हफ्ते लिख रखे हैं। मैंने ये सोच के लिखा था कि मान लो आपका जनवरी में मन कर रहा है थोड़ा थोड़ा इंडियन इको पढ़ोगे 12th का, तो भी कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको लगता है तो जनवरी में दो, नहीं तो 12th के बाद भी छोड़ दोगे तो बड़ी टेंशन नहीं है। हाँ, इसीलिए 4 हफ्ते दिए ना इस छोटे से चैप्टर को, कि मान लो आज आप बोर हो रहे हो, आज चलो आधा घंटा पढ़ लेती हूँ। तो देखो अब मैं टारगेट लॉक करता हूँ आपका कि करना क्या। देखो आप सिंपल रखना, जो चैप्टर 1, 2 और 3 और 4 है, ठीक है। सबसे पहले तो इनमें से तो आप अपने विश के हिसाब से निकाल लो जो भी टॉपिक पिक करना, क्योंकि पूरा 11th का माइक्रो है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको जो भी टॉपिक में लगता हो कि थोड़ा सा मुझे कम आता है या कम याद है, क्योंकि सारी चीज़ें वही हैं, सेम है, डिमांड मीनिंग वही, फैक्टर वही, एक्सप्लेनेशन वही, सब लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, सब कुछ सेम है सब कुछ सेम। ऐसी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही आपकी कंडीशन है, MU = PX, 2 कमोडिटी में भी वही, IC अप्रोच भी वही है, सब कुछ सेम है ना। तो इसमें इन चारों में आपके पास टाइम तो है वैसे सितंबर एंड तक का, है ना। तो सितंबर एंड तक का तो टारगेट ये हो गया कि इन चारों में से आपका 11th का रिवीजन हो जाएगा। तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हो जो भी। मैं इसमें 5 भी इंक्लूड ही कर रहा हूँ, क्योंकि 5 को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा ना, 5 तो वो अभी सीख गए आप। 5 में क्या है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, ऊपर जाने को एक्सपेंशन, नीचे जाने को कॉन्ट्रैक्शन, सबसे नीचे वाले को ट्रॉ और सबसे ऊपर वाले को पीक, ख़त्म चैप्टर। तो चैप्टर 5 तो काउंट ही नहीं करो। लेकिन हाँ, 2 चैप्टर मैं लिख रहा हूँ, मतलब पहले 1 लिख रहा हूँ, वो ज़रूर मस्ट कर लो बोर्ड से पहले, कभी भी टाइम मिले, पूरे अक्टूबर नवंबर मिला जुला के वो 9 है ना। ये आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपके 8 से 10 नंबर बिल्कुल लॉक हो जाएंगे और बोर्ड्स के बाद टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो चैप्टर हमें करने ही बोर्ड्स के बाद है फॉर श्योर, वही बताया था ना, लगभग 35 to 40 के आसपास, लगभग। अब जो चैप्टर 6 है और चैप्टर 10, ये दोनों बोर्ड्स के बाद ही करने हैं, मतलब इसको टच ही मत करना, क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास टाइम रहेगा। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 10 तो बोर्ड्स के बाद कर लेना। चैप्टर 6 में वैसे भी CUET में भी तो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब कौन सा बचा, बस 7 और 8। 7 और 8 जो है वो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली कर सकते हो, जितना आपको लगे दिसंबर एंड तक
मतलब अच्छा टाइम है, एम्पल ऑफ टाइम रहेगा। वैसे तो देखा जाए 3 महीने का टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। जनवरी में कुछ मत करो। तो 7 और 8 आप अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हो, जिसमें 8 जो है थोड़ा छोटा है और 7 थोड़ा बड़ा है। मतलब वो भी ऑर्डर में लिख लेता हूँ, ताकि उल्टा लिख देते हैं, तो पहले 8 लिख लेते हैं और फिर 7 लिख लेते हैं। तो 8 थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजी है। 8 में सिर्फ 4-5 लेक्चर्स होते हैं। 7 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा। हाँ, अपलोडेड है वो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा अभी। मतलब अभी सारे नहीं भी होंगे, बट जब तक तुम पहुंचोगे तो तब तक आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। को हाँ, तो हो जाएगा 10 दिन के अंदर, वो विद इन 10 डेज़ में ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे। तो जब तक आप पहुंचोगे तब तक तो सारे ऑलमोस्ट हो ही जाएंगे, है ना। क्योंकि सितंबर वालों का तो एग्ज़ाम ही अगले महीने है ना। ठीक है, तो देखो इको का तो बिल्कुल लॉक हो गया, चैप्टर 1 2 3 4 5 माइक्रो। उसके बाद बस 9 कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक चैप्टर 10 नंबर का बोर्ड से पहले कवर कर लें। और 8 और 7 में से आप अपने हिसाब से अगर दोनों कर लोगे फिर तो मतलब बिल्कुल ही कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर एक भी कर लो कोई भी, तो भी एक चैप्टर फिर आपका बोर्ड्स के बाद में फॉल कर जाएगा, है ना। लेकिन 6 और 10 को अभी टच मत करना। 6 और 10 को तो लॉक कर दो, वो तो करो ही बोर्ड्स के बाद, क्योंकि एक तो इंडियन इकनॉमी है और एक नेशनल इनकम है, तो दोनों आपके बोर्ड्स के बाद ही फिट होंगे, है ना। चलो ठीक है, तो क्लियर हो गया, बस यही करना था।